दशम संस्था की तरफ से और बहुत सारी यहाँ पे जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो निवेदन निमंत्रण आया था उसके रिस्पॉन्स में हम लोग आए हैं। खासकर मैं पर्यावरण शिक्षण केंद्र में भी जुड़ी हूँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो शहरी कार्यों में काम करता है उससे भी जुड़ी हूँ और पब्लिक हेल्थ जो बोलते हैं स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो काम करती हैं उस संस्था से भी जुड़ी हूँ और कुछ 30-35 साल से ये कचरा वेस्ट मैनेजमेंट उसी के ऊपर काम करती आई हूँ और ये कानून वगैरह बनने से पहले ही हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कचरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग हैं। 30-35 साल से ही हम लोगों को मालूम हो गया था। उस टाइम में कोई भी कानून नहीं था तो हम लोगों ने कोशिश करके थोड़ा बहुत कानून बनवाया है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि आप तो काफी समझदार लोग हैं। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझदार नहीं होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी समझदार ही होते हैं। जो जिनमें समझ है, जो काम करता है, जो रोज कमाता है खाता है, उसको तो समझ होती ही है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये आपको मालूम होगा कि कानून बनने से सिर्फ नहीं होता है। जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे थे, कानून को लागू करके वो चलाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है और टाइम पे समय समय पर हमें बताना पड़ता है कि भाई ये कानून तो आपने बना दिया बट ये कानून को उल्टा सीधा उसको चलाया जा रहा है। तो उसको ठीक तरह से चलाने के लिए लोगों को, जैसे 20-22 लाख लोग हैं, उनके मुद्दों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे उसको मुद्दा बनाया जाए, उसको डिस्कशन कैसे किया, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए हमें समय समय पर सरकार को बताते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चल सकता। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम सुन भी रही थी, लिख भी रही थी और हो सकता है कि मैं ना अभी डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं हूँ, बट निजी तौर पे मैंने काफी काम करने की कोशिश की है लोगों को बताने के लिए। और जो घरों में रहते हैं जहाँ से आप लोग कूड़ा बीन के लाते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए भी हम लोग काफी काम करते रहते हैं। सिर्फ सरकार से ही नहीं, क्योंकि सरकार तो लोगों से बनता है, आप सभी को मालूम है। और लोग जब तक नहीं समझेंगे और लोग हमारे से सहानुभूति से पेश नहीं आएंगे तो हम जितना भी सरकार को बोले वो ऐसे ही काम करेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कानून में आई एम जस्ट आस्किंग, EPR करके है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब है कि जैसे सूखा कूड़ा, हम सूखा कूड़ा के बारे में अभी पहले बात करेंगे। सूखा कूड़ा मतलब ये पन्नी जो है, गत्ता है, जो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, ऐसी वाली जो चीजें हैं। सूखा का मतलब जो पुनर्चक्रण होता है, जो फैक्ट्रियों में बेचा जाता है। और जैसे धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि काफी 20 से 22%, 30% तक हो जाता है एक शहर में। तो ये जो है, ये जो कंपनियां जो बोल रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने का जो काम करते हैं, उसके अलावा ऐसी कंपनियां हैं जो हम लोगों को सामान बेच रही हैं। जैसे एक पेट बॉटल है, पेट आप बॉटल कलेक्ट करके आते हैं, उसको कौन पहले मार्केट में लाता है? कोको कोला या पेप्सिको या जो भी कंपनी है, यूनिलीवर है या PNG है, ऐसे वाली कंपनियां जो हैं उसमें जो भी पीने की चीज या खाने की चीज डाल के वो बेचता है, मार्केट में बेचता है। बिस्किट हो या चिप्स हो या ऐसे कोको कोला जैसे चीज है। तो उनको बोला गया है कि
उनको जितना वो ये वाली जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग बोलते हैं, ये जो पन्नी है या बॉटल है, इन चीजों को पैकेजिंग बोला जाता है। ये जो पैकेजिंग है, जितना वो फेंक रहे हैं, मतलब शहर के अंदर अपने सामान के साथ में बेच रहे हैं, उसको उनको कलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो उनका लाइसेंस बंद हो सकता है, ईपीआर में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो लोग भी ऐसे संस्थाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो ये जो आप कह रहे हैं ना कि कट्टा है, कट्टे से वो कोई भी एमसीडी या कोई भी जो म्यूनिसिपैलिटी के साथ में जुड़े हैं और फिर वहां से वो कूड़ा कहीं और जा रहा है, उसको एकत्रित किया जा रहा है, एकत्रित करके फिर जगह जगह में बेचा जा रहा है। उसके अलावा डायरेक्टली भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कूड़े को लेने का काम कर रही हैं। इनको प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, PRO। तो हमें जैसे मुझे समझ आया ये सब सुनने के बाद और लिखने के बाद, हम सब लोगों की एक मुद्दा ये है कि हमें कूड़े का इस्तेमाल करने का, मतलब लेने का हक नहीं मिल रहा है, एक्सेस नहीं मिल रहा है। मतलब कोई बीच में आके हमें रोक रहा है कि आप ये वाला कूड़ा नहीं ले सकते हैं, ये मेरा कूड़ा है, ये मेरा कूड़ा है, मैं छोटे हाथी में ले जाऊंगा, मैं बड़े हाथी में ले जाऊंगा, कोई ना कोई आके हमें रोक रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमें छांटने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग उसको छांटने के लिए जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि या तो तुम 100 रुपए दो या 200 रुपए दो या 5,000 रुपए चालान लगेगा, या जगह नहीं देंगे। मतलब जगह की, एक तो कूड़े के ऊपर हमारा हक नहीं बन रहा और दूसरी जगह के ऊपर हक नहीं बन रहा, ये दोनों चीज है। उसके अलावा जीवन बिताने के लिए हमें जो सुविधाएं चाहिए, जैसे खाना पीना, हवा, जैसे टॉयलेट है, सुविधाएं हैं, बच्चों के स्कूल हैं, और स्वास्थ्य के ये जो चाहिए, ऐसी वाली जो चीजों भी हमारे साथ नहीं है। तो 3 चीज से हम वंचित हैं। एक है कूड़ा, जिससे हमारा आमदनी बन रहा है, और दूसरा है जगह जहाँ पे हमें छांटना है, उसको एकत्रित करना है, सावधानी से उसको रखना है, किसी और को बेचना है, और तीसरा जो रहन सहन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो 3 चीज नहीं है। तो अभी तो डेफिनेटली ये सारे लोग डिस्कस करेंगे और रिकमेंडेशंस वगैरह बनाएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से जो हो सके वो राय दूंगी और गवर्नमेंट के बारे में। बट मेरा एक राय है कि कुछ लोग यहाँ पे, मतलब मैं ना सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सोशल वर्क ठीक है, बट मैं थोड़ा सा उतना उसके बारे में नहीं जानती हूँ। बट मैं थोड़ा सा ये कमर्शियल या मार्केटिंग एंगल से मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ कि हम यदि ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली काम करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको बोलना है कि भाई हमें एक तो हम कूड़ा बड़े मुश्किल से कहीं ना कहीं से उठा के लाते हैं, क्योंकि अभी हमें उसके ऊपर हक नहीं मिल रहा है, वहां जाते हैं तो हमें लेने नहीं दे रहे, फिर भी हम लोग किसी कोशिश में लग के कर रहे हैं। और आपको भी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ये वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये मैं DWM और SSIL का नहीं बात कर रही हूँ, जो कूड़ा लेने वाले लोग हैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं जो मैन्युफैक्चरर है, जो ब्रांड ओनर है, जैसे अंकल चिप्स या एप्पी या कोका कोला, ऐसे वाले लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, जिनको मिनिमम 10 से 20% कूड़ा
बिना हुआ और फैक्ट्री में दिया हुआ उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है हर साल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। यदि नहीं दिखाएंगे तो उनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। और कुछ कुछ लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पेप्सिको है या पीएनजी है, ये सब इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो वो लोगों ने प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन करके एक दूसरा इंटरमीडियरी एनजीओज और कंपनीज बनाए हैं। वो लोग भी वो बड़ी कंपनियों से क्रेडिट लेते हैं। जैसे उन्होंने आपके बताया था कि कैसे वो क्रेडिट में काम करते हैं। क्रेडिट का मतलब पहले से एडवांस में पैसे ले लेना और ये कहना कि हम आपको कूड़ा दे देंगे। तो वो लोग भी क्रेडिट में काम करते हैं। तो हमसे उनके साथ में नेगोशिएट करना पड़ेगा कि हम इस तरह से कलेक्शन करके देंगे, बट हमको ये आगे से हमें ये वाली सुविधाएं चाहिए कि छांटने के लिए जगह चाहिए और हमें इकट्ठा करके उसको सावधानी से बेचने के लिए जगह चाहिए है, और कुछ ना कुछ एडवांस क्रेडिट और सुविधाएं चाहिए लोगों के लिए। तो दिस इज अ इनडायरेक्ट रूल। जैसे दिल में एक दौरा पड़ जाता है तो हार्ट सर्जन क्या करता है? बाईपास सर्जरी करता है। तो हमें भी थोड़ा सा ये बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और वहाँ पे मेरे ख्याल से काफी चांसेस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों को भी कूड़ा नहीं मिल रहा है और वो लोग भी अपना जो 10% या 20% मिनिस्ट्री को दिखा नहीं पा रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमें स्पेस दीजिए, फैसिलिटीज दीजिए, हमारे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बनवाइए, हमारे सैनिटेशन फैसिलिटीज बनवाइए और हम आपको अच्छा सा काम करके देंगे, आपको अच्छा सा कहीं ना कहीं से कूड़ा बीन के देंगे। तो मेरा तो यही राय है। मैं उतना ज्यादा ये वेस्ट माफिया वगैरह के बारे में नहीं जानती कि कौन आके इसको काटने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली कोशिश करेगा, बट मैं ये इतना जानती हूँ कि मैं कुछ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम कर रही हूँ और काफी यंग लोग हैं इस कंट्री में जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, अपना खुद का कारखाना लगाना चाहते हैं, अपना क्रेडिट ला के अपने निवेश से काम चलाना चाहते हैं। वो लोग भी ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं खुद ही उनको हेल्प कर रही हूँ। तो मेरा तो यही राय है कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को ना ये संगठन के बारे में वगैरह मेरे को उतना जानकारी नहीं है कि कैसे करना है। मैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ ही मैंने काम किया है। तो मेरा ये छोटा सा राय था, मैंने आपके सामने रखा और मैं यही कह सकती हूँ कि हमारी सहानुभूति आपसे ऑलवेज रही है और रहेगी और हम आपके साथ में बहुत साल काम किए हैं, करते रहेंगे। और स्वच्छ भारत वगैरह में भी हम लोगों ने आपका काफ़ी मुद्दा उठाया है, खासकर महिलाओं का, और ये करते रहेंगे हम। और बच्चों का भी हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको, और ये हमारी कोशिश है। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए शशि जी को, दशम के सारे संस्थाओं को और सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम श्वेता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, महिलाओं को लेकर जब भी हम कचरा बीनने वालों की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये एक ग्रुप तरीके का है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो महिला कचरा बीनने वाली होती हैं उनकी दिक्कतें जो मर्द होते हैं उनसे बहुत अलग होती हैं। क्योंकि देखा जाए, क्योंकि महिलाएं सिर्फ काम नहीं करती है, वो सुबह उठ के घर का काम करती है, बच्चों को खाना खिलाते, फिर काम पे जाती है, कचरा बीनती है, घर आती है, फिर से सबके लिए खाना बनाती है और फिर अगले दिन फिर से ऐसे ही काम करती है। तो हमें ये जो मेरी संदेश है ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, जो संगठन से जुड़े हुए भी हैं, जो हम लोग काम करते हैं, उनके लिए भी है कि हमें ये जो जेंडर का एस्पेक्ट है, जो महिलाओं और बच्चों की जो
दिक्कतें हैं उनको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं खैर बाहर नहीं जाती है काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें साइकिल तक चलाने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन वो कम से कम यहाँ तो काम करती है ना। तो फिर जो अब कभी कभी क्योंकि काम जब ज्यादा पड़ जाता है तो बच्चे भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो उनकी स्कूल छूट जाती है, वो भी कचरे के काम पे जुड़ जाते हैं। कोई आंगनवाड़ी, कोई क्रच तक नहीं है जहाँ को छोड़ सके, तो बच्चों को भी साथ में ले आती हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों का भी जीवन कचरे में ही खेलते खेलते बीत जाता है, जो कि सही नहीं है। ये बच्चे का ऐसा बड़ा होना आम बात नहीं है, ये बहुत ही अलग जीने का तरीका है, जो कि सही नहीं है। तो इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। बच्चों को खेलने के लिए कहीं पे जगह, हमें आसपास के माहौल को थोड़ा ठीक बनाने की कोई सुझाव सोचनी पड़ेगी। पानी के लिए कोई सुविधा हो, हाथ धोने के लिए सुविधा हो, कचरा अगर हम कचरा बीन रहे हैं तो उसको कैसे अलग अलग तरीके से रखा जाए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो मान लीजिए कांच है या कोई चुभने वाली चीज है, उसके पास ना जा पाए। तो संगठन की तरफ से अगर मैं सोचूं तो ऐसे धीरे धीरे करके हम कुछ सुझाव कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई अगर किसी बच्चे का स्कूल छूट जाता है तो उन्हें कैसे वापस हमें स्कूल से जुड़ाएं, उनकी पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए, इन सारे मामलों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और एक और बात कि अगर महिलाएं हैं तो एक मीटिंग हमें सिर्फ महिलाओं के साथ करना चाहिए संगठन को, जहाँ पे आप सभी को आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप खुल से इसके बारे में बात कर सके। तो हाँ, मेरी राय यहाँ तक अभी है। मुझे एक बात बताइए कि आपके यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं या नहीं? ऐसे बोल सकते हैं आप, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं बच्चे? नहीं पढ़ते। एक बात, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? कपड़ा बुनते हैं, खेलते हैं। यानी ज्यादातर बड़े बच्चे कपड़ा बुनते हैं, है ना। अब पीछे कुछ बच्चे अभी कपड़ा बुन रहे थे, यहाँ से निकल करके के बुन रहे थे। जो आप कूड़ा बेचते हैं, कूड़े को अलग अलग आइटम्स बनाते हैं, है ना। इस समय रद्दी कितने रुपए केजी के हिसाब से आप बेचते हैं, जरा बताइए। 1 केजी रद्दी कितने रुपए में बेचते हैं? 10 रुपए बोल रही है ये। 10 रुपए? सही कौन बताएगा? आप में से बताओ कोई। रद्दी 5 रुपए। अच्छा, सही बोलना है कि ऐसे बोल दिया तुक्का मार के? सही कह रहे हैं। 5 रुपए। और अभी क्या आपको मार्केट में, आपने तो बताया कूड़ा मिल नहीं रहा है, लेकिन इस समय आप कितने आइटम्स आपके कूड़े से निकल पाते हैं? अगर आज के दिन में हम बात करें, आज शाम तक जो भी आज सुबह अपने कूड़ा बीन करके लाए होंगे, उसमें से कितने आइटम्स आप बना पाएंगे? 10? ठीक है। 10 में से एक आइटम में तुमको दिखाना चाहूंगा कि जिसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे या नहीं जानते। ये जो जूस के डिब्बे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये जूस के डिब्बे, देखो सब पीते हैं ना, पता है ना। ये डिब्बे को आप क्या रद्दी में बेच देते हैं या फेंक देते हैं या अलग करते हैं? फेंक देते हैं, लेते नहीं है। अब आगे संजीव भाई कहाँ गए? अब संजीव भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इस डिब्बे को भी फेंकना नहीं है। अलग नहीं करते हो आप? फेंकना नहीं। अब इस डिब्बे को आप ला करके यहाँ लाएंगे, घरों से, रोड से, मार्केट से, दुकानों से, गलियों से, फैक्ट्रियों से। ये दशम संस्था की थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपके रोजगार को बढ़ाने का तरीका। अभी मैम क्या बोल रही थी? PRO और MRF सेंटर, बहुत सारी चीजें। आप इसे फेंकना नहीं, जहां भी पड़ा होगा गलियों से उठा करके लाएंगे और आप लोग उससे अलग रखेंगे, है ना सच भाई?
और इसके लिए आपको थोड़ी सी पीछे से मदद मिलेगी। संजीव भाई को और शशि भाई को मैं बता दूंगा। आपको यहाँ पर एक बेलर मशीन की व्यवस्था कर देंगे। आप इन्हीं में से किसी एक बड़ा जो सक्षम है उन्हें खड़ा कीजिए। और इसका मूल्य इस समय जो है 8 रुपये जा रहा है मार्केट में, 8 रुपये। इसके अंदर एक सफेद कलर का एक पेपर है। ये दोबारा फैक्ट्री में जाता है और इसका दोबारा फिर इसका रिसाइकिल होकर के निकलता है। आप उसको रद्दी में मत बेचिए, 5 रुपये में 4 रुपये में मत बेचिए और फेंके भी मत, लाइए, काठा कीजिए, अलग रखिए। और थोड़ी सी आप लोग जो है इसमें जिम्मेदारी हल्का उठाइए, क्योंकि आप इस पर आ गए हैं तो थोड़ा बहुत लोगों का रोजगार को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। और ये कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक बात ही मैंने बताया आपको। पेट बोतल भी आप बेचते हैं? पेट बोतल बेचने वाले कोई है आप में से? बेचते हैं ना? इसको कहां पर बेचते हैं? डायरेक्ट फैक्ट्री या किसी कोई और आपके सप्लायर लेता है? वो फैक्ट्री बेचता है। ये पेट बोतल कितने रुपए में बेचते हैं आप अभी? 30 रुपए किलो। उनको थोड़ा बोलना और थोड़ा बढ़ा दें। मैं इसलिए रेट नहीं खोल रहा हूं क्योंकि नहीं ज्यादा। संजीव भाई और शशि भाई इस पर थोड़ा काम करेंगे, मैं उनको बता दूंगा कैसे काम करना है। आपका जो भी कूड़े को अलग अलग आप छानते हैं, अलग अलग बेचते हैं, तो इस पर भी आप जो क्वालिटी बना रहे हैं उस क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसमें 2 पैसे आपके पास ज्यादा रोजगार होके आ जाए। बच्चों की बारी में अभी बात हुई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चों को स्कूल में दाखिला करना है। और अभी बात एक साथी कह रहे थे कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप अपने हक के बारे में नहीं जानेंगे, अपने अधिकार को मांगने का तरीका नहीं सीखेंगे, तो आपको ये जो कानून बना है, अभी हम सुबह से लेकर बातचीत कर रहे हैं कि कानून में लिखा हुआ है कि आपको सरकार की कानून में जोड़ना है ताकि आपका रोजगार सुनिश्चित हो और चले। लेकिन हो नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा है, ये जो कंपनी के लोग हैं सब पावरफुल लोग हैं, दमदार लोग हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं, और आप जो है गरीब है। लेकिन आप तो इतना जानते हैं ना कि जो गरीब आदमी जाग जाता है ना, तो बड़े से बड़े जो पावर लेने वाले लोग जो है नीचे झुकते हैं। लेकिन आपको उस प्रकार संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि आप 10 लोग मिलकर आपके किसी कार्यकर्ता के संस्था के कार्यकर्ता के साथ मिलकर आप गाजियाबाद की नगर निगम के पास जाइए और बोलिए कि कानून में लिखा हुआ है और हमें जो है आप आइडेंटिटी कार्ड जल्दी बना कर दीजिए। और वहां कोई रिश्वत मांगता है, सीधे बोलिए कि हम जो आपके यहाँ के लोकल विधायक, लोकल जो आपके नगर निगम पार्षद है, काउंसिलर है, उनसे भी आप बात करिए। और ये जिम्मेदारी संस्था की थोड़ी सी बनती है कि संस्था जो है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनके साथ डायलॉग करे, बातचीत करे और ये जो सुविधाएं मिलने वाली चीजें वो आपके लिए फैसिलिटेट करे, वो आपको मिलना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं, बच्चों की शिक्षा के लिए संस्था भी थोड़ी बहुत अभी पहल कर सकती है, लोगों के साथ मिलकर। यहाँ का जो आपके शिक्षा विभाग है उनके साथ मिलकर बोलिए कम से कम बच्चे यहाँ पढ़ें। दूसरी बात कि अभी महिलाओं की बात उठी थी, महिलाओं की बात किसने कहा, तो महिलाओं के लिए अभी हम देख रहे थे शौचालय नहीं है आपके पास, आप शौच के लिए बाहर जाते हैं जंगल में, वो पीछे पानी का लोटा लेकर। और इस समय सरकार क्या कह रही है, ओपन फ्री डेफिकेशन, यानी कि खुले में शौच ना करें। और बहुत सारे शौचालय बने हैं देश में, हर गांव में, हर घर में, लेकिन यहाँ तो है नहीं शौचालय।
वो शौचालय कैसे बनेगा, उसके भी आपको नगर निगम के साथ पहल करनी होगी, ताकि यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय बने। अरे 2-3 तो बना दे कम से कम। रात को अगर 10 बजे 11 बजे आपको बाहर जाना है, लेटिन जाना है, तो आप जंगल पे तो ना जाए। ये सुविधा तभी होगी जब आपके तरफ से आवाज उठेगा, लिखित में जाएगा, सरकार के साथ, विभाग के साथ आपकी तालमेल बढ़ेगी, लगातार बातचीत होगी, तब ये सुविधा मिलेगी। ये हो गया महिलाओं के लिए। पानी, पीने का पानी, पीने का पानी आप कहां से लाते हैं? खरीदना पड़ता है। जब आप शहर में रहकर समाज को, शहर को और सरकार को, नगर निगम को इतने लाखों करोड़ के रुपए बचा कर देते हैं, तो भाई आपके लिए क्यों नहीं बनाएगी सरकार? लेकिन उसकी भी पहल करनी पड़ेगी आपको। आपके माध्यम से अगर गाजियाबाद नगर निगम को लाखों का बचत होता है, तो पैसा तो उनको तो कहीं से देना नहीं पड़ेगा। जो आपके द्वारा उनके पास पैसा बचत हो जाए, उस पैसे को खर्च करना है। लेकिन तभी होगा जब आपके तरफ से आवाज उठेगी। बिना आवाज के कोई काम बनने वाला नहीं, ना बिना आवाज में कोई किसको देने वाला आज की दुनिया में। ना सदियों से किसने दिया है, ना आज दे रहा है, ना कल देगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, इकट्ठा होना पड़ेगा आपको, आवाज को बुलंद करना होगा। शशि भाई को पता है, जब आज 30 साल पहले हम आप लोगों के लिए काम शुरू किया था, पूरे देश में लोग कहते थे हमें कबाड़ी वाले आ गए, कबाड़ी वाले नेताजी आ गए। आज वही लोग कंपनी बनाकर कह रहे भाई कूड़ा अभी कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं है, तो सोना है सोना। और सोना तो बिल्कुल सही है। जो आज 30 साल पहले लोग उसे कचरा कहकर नाक में रूमाल बांधकर चलते थे, आज वही लोग कंपनी बनाकर आज जो है कूड़े से करोड़ों की रुपए कमा रहे हैं, और आप उन्हें निचले स्तर पे कूड़े इकट्ठा करके दे रहे हैं और मोटा पैसा वे लोग कमा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि रेट क्या दे रहे हैं। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा आंशिक रूप से रेट के बारे में पूछा। सबसे पहले आपको संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के बाद आपकी ताकत को दिखाना पड़ेगा। कोई हिंसा नहीं, बातचीत के माध्यम से, मीटिंग करके, चिट्ठी लिख करके, उनसे सामने आमने सामने मुलाकात करके आपको अपनी बातें रखनी पड़ेगी, अपनी मांग उठाना होगा। ये पहला काम आपको होगा। जब ये काम आप कर लेंगे तो आपके बस्ती में स्कूल भी बनेगा, आपके बस्ती में शौचालय भी बनेंगे, आपके बस्ती में पानी की सुविधा भी नगर निगम के तरफ से किया जाएगा। तब जब तक आप संगठित नहीं होंगे, अपने आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आप इस अवस्था में रहेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, ना कोई यहां से देने वाला आपको। फ्री फोन में कोई नहीं देगा आपको। अरे आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत की पैसा उल्टा ले जा रहे लोग, फिर देगा कौन? आप नहीं दे सकता। ये काम आपको करना है। और महिलाएं तो सबसे ज्यादा आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत को लोग आज दुनिया में पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन आपकी मेहनत सुबह जगने से लेकर रात को सोते समय तक आप मेहनत करती हैं। और आपकी मेहनत का अगर हिसाब किया जाए, एक पुरुष से ज्यादा मजदूरी, ज्यादा पैसा कमाने वाला आप है महिलाएं। लेकिन जब तक आपकी तरफ से भी आवाज नहीं उठेगा, तब तक आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। बच्चे कूड़ा नहीं बीनना चाहिए, ये हमारे देश की सरकार भी कहती है और कानून भी कहता है। बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीबी तो, लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा। थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि आपके बच्चे जो है पढ़े। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमें ज्यादा और बात नहीं करनी चाहिए। मेरा जो सबसे पहला मजबूत प्रश्न आपके लिए, मजबूत सुझाव है, सबसे स्ट्रांग सुझाव होगा, आप जितने जल्दी हो संगठित हो जाइए। संगठित होकर अपना पक्ष रखिए,
सरकार और विभाग के सामने और यहाँ का जो आपके जनप्रतिनिधि है उनके सामने, तब बात आपकी बनेगी। धन्यवाद। देखिए, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पर्यावरणविद आप कह सकते हैं, पर्यावरण शब्द भी लिखा हुआ है। जो ये हमारा जो कूड़ा है, कचरा है, या स्वच्छ भारत अभियान चला है, वो हमारे पर्यावरण को साफ करने का एक तरीका कह सकते हैं या उसी का एक काम है। तो अब तक मैंने जो कूड़ा प्रबंधन को जाना है या समझा है या हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण होता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कूड़ा जो वेस्ट है, जो कूड़ा निकलता है, उसको किस तरीके से हम प्रबंधन करें, किस तरीके से उसका सेग्रीगेशन, कलेक्शन, वो सारी चीजें करें। लेकिन आज आपके बीच में आके मैंने जाना और मेरा सौभाग्य रहा ये कि एक्चुअल में आपकी कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि ये इस देश के सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जो किसान अनाज पैदा करता है उसके पास बाद में खाने के लिए अनाज नहीं रहता। जो मजदूर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, इतने बड़े बड़े उद्योग धंधों में काम करता है, सारी चीजें हमें उपलब्ध कराता है, और वो खुद बहुत सारी चीजों को एक कच्चे घर में रहता है, उसके पास वो सारे संसाधन नहीं पहुंचते। इसी प्रकार आप दुनिया का कूड़ा उठाते हैं, दुनिया की गंदगी साफ करते हैं, और आपको ऐसी गंदगी में रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप समाज के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए इतना कुछ करते हैं और आपको कोई सुविधा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि नगर निगम को और सरकार को आपका शुक्रिया मानना चाहिए। बहुत सारे काम बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो काम आप करते हो, हम क्या हैं? हम गंदगी फैलाते हैं। हम कनॉट प्लेस में जाते हैं और कोका कोला की बोतल पीकर, या ये जो अभी भाई साहब दिखा रहे हैं जूस पीकर, और 1 सेकंड में फेंक देते हैं, चिप्स खा के हम फेंक देते हैं। अगर आप लोग अपना काम करना बंद कर दें, और ये तो वास्तव में सरकार के लिए बहुत फक्र की बात है, जो आत्मनिर्भर भारत की आजकल सरकार बात कर रही है। आपसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण क्या हो सकता है? आप सरकार से बिना लिए, मैं शशि जी से बात कर रहा था, हमारा मन था कि हम गाजियाबाद में मेयर से मिलके कुछ ये कूड़ा प्रबंधन का काम करें। तो मैं सोच रहा था बहुत बजट की जरूरत होगी, आप जब कूड़ा बिनने के लिए मैं आपको बुलाऊंगा, आपको बहुत पैसे देने होंगे। ये आके मुझे पता चला आप तो उल्टा पैसे दे के वेस्ट मतलब खरीदते हो। हम उल्टा समझते थे कि अगर हमें 200-300 वेस्ट पीकर्स की जरूरत होगी तो उनको सैलरी देनी होगी 10-20 हजार रुपए, कितना बड़ा बजट चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए काम में हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपकी इस मानता के लिए मैं सलाम करता हूं। और काफी मंचों पे जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, नगर निगम में, जीडीए में, सरकार के साथ, मंत्रिमंडल के साथ, बहुत सारी पॉलिसी जहां बनती है वहां भी कभी कभी मौका मिलता है। तो आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो आपको रोजमर्रा की चीजें जैसे पीने का पानी नहीं है, आपका कोई जो सुनिश्चित है, जो एक रोजगार होना चाहिए वो नहीं है, जो आपकी परेशानियां हैं, बच्चों को स्कूल नहीं, घर नहीं, वो सारी चीजें, और जो अधिकार है, सबसे बड़ी बात है राइट टू वेस्ट कलेक्शन। कम से कम कूड़ा उठाने का, कूड़ा बेचने का अधिकार आपको मिलना चाहिए। और जो वेस्ट टू वेल्थ की हम बात करते हैं कि जो वेस्ट में, कूड़े में करोड़ों रुपए हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास आना चाहिए, तभी इस जूरी का फायदा है। वरना तो प्रोग्राम होते हैं और हमारे जैसे भाषण देके वहां से चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी हमें मौका मिलेगा, बहुत कुछ जाना है, आपकी वास्तव में बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उनको हम, बेशक मैं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट किसी कमेटी में जाऊं, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है जो सरकार के बहुत काम आ सकता है, उन्होंने एक्ट में डाला भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दोस्तों, कानून बहुत है। अगर कानून, जब हमारा संविधान बना था, इतने कानून है कि अगर वास्तव में कानून लागू हो जाए तो भारत एक स्वर्ग हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भारत इतना अच्छा देश हो सकता है, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं है, कानून को लागू करवाने के लिए आप और हमको कोशिश करनी होगी। और जरूर मुझे आशा है कि आपके अधिकार आपको मिलेंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। আচ্ছা, এই যে কি সমস্যা আছে, আপনাদের কি কি অসুবিধে হচ্ছে, সেই কথাগুলো তো আপনারা আমাদের থেকে বেশি ভালো করে জানেন, তাই তো?
আমাদের থেকে আপনারাই আমাদের বলছেন, কিন্তু এই যে এখানে একটা কানুন বা একটা আইনের কথা অনেকবার করে উঠছে, সেই আইনটার কথা কি আপনারা জানতেন আগে? সেই আইনটার কথা জানতেন আপনারা কেউ আগে? কেউ বলেনি। এবার এই আইনটার জন্যই কিন্তু আপনারা আর কুড়া তুলতে পারছেন না। আপনারা যে বজ্র তুলতেন, যে ওয়েস্ট তুলতেন, যে কুড়া তুলতেন, সেইটার জন্য তুলতে পারছেন না। সেই জন্যই কিন্তু এমসিডি গাড়ি আসছে, সেই জন্যই কিন্তু কোম্পানিওয়ালা আসছে। এবার যেই কানুনটার জন্য বা যেই আইনটার জন্য আপনাদের কাজের ওপর এতটা প্রভাব পড়ছে, সেই আইনটা সম্বন্ধে আপনাদের কোনো ধারণা নেই, সেটা তো ঠিক নয়। সরকার আইনটা বানিয়েছে, আর আমাদের দেশে তো তাই সমস্যা যে সরকার যাদেরকে নিয়ে আইন বানায়, যাদেরকে নিয়ে ল বানায়, কানুন বানায়, তাদেরকে কোনো রকম খবর দেয় না, তাদের কাছে কোনো রকম ইনফরমেশন আসে না, তারাই সেটার ব্যাপারে জানে না। যেই জন্য এনারা যেটা বলছেন সেটাই সব থেকে জরুরি, যে আপনারা আপনাদের কথাটা নগর নিগমের কাছে বা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে, আপনাদের কাছে কেউ আসছে না, আপনাদের গিয়ে আপনাদের কথাটা সেখানে বলতে হবে। আর আপনারা যে কি কাজ করেন, কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, সেটা আপনাদেরই জানাতে হবে। জাস্ট এটাই বলার আছে। কারণ এই তো কোম্পানিওয়ালাদের মিউনিসিপ্যালিটি দিয়ে দিয়েছে, টাকা দিয়ে দিয়েছে, বলেছে গাড়ি নিয়ে নিয়ে ময়লা তোলো, সেই ইয়ে করো। হ্যাঁ, মিউনিসিপ্যালিটি দেখতেও আসে না কি করে, উল্টে আপনাদের ওপর রোগ চাপায়। সেটাই আপনারা সবাই একত্রে গিয়ে, কারণ একা গিয়ে আপনি বললে কিছু হবে না, উল্টে আপনাকে মার খেয়ে পালিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আমি কলকাতায় থাকি, এখন দিল্লিতেও থাকি, ওখানেও দেখেছি এক অবস্থা। মাল আপনাদের কাছে টেনে নিয়ে নেবে, নয় সেটার জন্য ইয়ে করবে, উল্টে আপনাদেরই পরিষ্কার করতে বলবে আপনারা যেগুলো তুলেছেন। সেগুলো আপনারা সবাই একত্রে একসাথে গিয়ে রাখুন, ঠিক আছে? এটাই বলা ছিল। ধন্যবাদ। मैं 2 शब्द बोलूंगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं आपकी हालत जो है वो रातों रात ठीक नहीं कर सकता। मैं 2 चीज बोलूंगा। जो हम बोल रहे थे ना कि कानून है, सच्चाई ये है कि कोई कानून नहीं है। कानून में इसका जिक्र है, मतलब जो कानून है इस पर हम लोगों की बात की गई है, लेकिन क्या करना चाहिए सरकार को उसका कुछ नहीं है उसमें। अब मान लीजिए मैं अगर मेरी इस बहन को आपके पास भेजूं और आपको बोलूं कि आप इनके लिए कुछ करो, फिर आप क्या करोगे? इनको खाना खिलाओगे, इनको पैसा दोगे, इनके लिए गाओगे, नाचोगे, क्या करोगे इनके लिए? तो अगर मैं बता रहा हूं कि आप इनका मदद करो, तो वो मदद कैसे करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा फिर, है ना? तो वो चीज जो है वो कानून में अभी नहीं है। हमको चाहिए क्या? हमको 2 चीज चाहिए। एक चीज चाहिए कि हमको स्वीकृति मिले, कार्ड मिले कि ये हमारा धंधा है, ये पेशा है, हम लोग कूड़े बीनने वाले हैं, ये सरकार पहचाने हम लोगों को। ये सबसे पहला हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि हमको रोजगार मिले। ठीक है, अब रोजगार किस तरह से मिल सकता है? एक तो हो सकता है कि जैसे अभी होता आ रहा है कि हम दिन भर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा सड़क में, मोहल्ले में या जो खत्ता है वहां से कूड़ा उठाएंगे, फिर उसको ले जाके कबाड़ी के पास बेचेंगे, फिर हमें 2 पैसा मिलेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इस काम में हमको शामिल किया जाता है और जितना मैं कमाता हूं वो पैसा मुझे दिन के अंत में मिल जाता है। मान लीजिए मेरा दिन की आमदनी 300 रुपया की है या 400 की है, 500 की है। अगर मुझे इसी काम में शामिल किया जाए और मुझे हर दिन 300 या 400 या 500 रुपया रोजगार की गारंटी मिले, तो मेरा समस्या खत्म। फिर वो थैला कंधे में उठा के मुझे 2 किलोमीटर चल के कबाड़ के पास नहीं जाना है। लेकिन ये सब चीज जो है, जब आप सरकार के पास जाओगे तो बोलोगे क्या कि हमको चाहिए क्या? हमको रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए, ऐसा बोलने से सरकार में कुछ नहीं होता है। क्या चाहिए उसका एक चिट्ठा बनाना होता है। ठीक है, अब खुशी की बात यह है कि ये चिट्ठा बनाने की काम जो है, कागज बनाने की काम जो है, ये अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं, ये समस्या दिल्ली की नहीं है, एनडीएमसी एसडीएमसी पे समस्या नहीं है, पूरे भारत, पूरे इंडिया में समस्या है। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर आपको रोकता है या आपसे पैसा मांगता है ना,
आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उसी काम के लिए रखा गया है। अब वो अपना गाड़ी ला रहा है, अपना आदमी ला रहा है, सब कुछ ले आ रहा है, उसको गाड़ी का तेल डालना पड़ेगा, आदमियों को पगार देना पड़ेगा। उस काम के लिए सरकार उसको पैसा क्या दे रहा है? उसको बोल रहा है कि आप लोगों से कचरा उठाने का चार्ज लो, यूजर चार्ज लो, जो महीने का महीने आप लोग लेते हो, ठीक है। और फिर दूसरा उसका रोजगार क्या है कि आप जो कचरा उठा रहे हो उसको आप बेचो और उससे पैसे कमाओ, हम आपको कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। तो वो जो कर रहा है वो भी अपने कायदे से कर रहा है। तो फिर हमारे लिए क्या बचता है कि हम हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा गुजारा ऐसे हो सकता है कि हम जहां पे काम करेंगे वहां पे वो गाड़ी आएगी ही नहीं, खाली हम ही काम करेंगे, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है, ये जो एनडीएमसी वाले हैं, एसडीएमसी वाले हैं, इनको पता होगा कि ये 2 या 3 या 4 या 5 या 10 वार्ड में इतने लोग काम कर रहे हैं, उनको हम कार्ड देंगे, लेकिन हमको क्या करना होगा? खाली जिन कचरे से हमें मतलब है, जो कि सूखा कचरा होता है, जिनको बेचने से 2 पैसे मिलेगा, खाली उसको उठाने से हमारा काम खत्म नहीं होगा। फिर जो गीला वाला कचरा है उसको भी सही जगह पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे मोहल्ले में अगर गीला वाला कचरा पड़ा रहेगा और सूखा वाला कचरा को उठा के लेके जाएगा तो मैं छोड़ूंगा क्या? मैं तो फिर सवाल उठाऊंगा ना एसडीएमसी वालों को, क्योंकि मैं तो टैक्स दे रहा हूं। जो शहर में रहते हैं उनसे टैक्स वसूलता है एसडीएमसी, एनडीएमसी, एमडीसी, जो भी आप बोलिए। वो टैक्स किस चीज का हम देते हैं? ताकि हमको पानी मिले, बिजली मिले, जो हमारा निकास व्यवस्था है वो मिले, उसके लिए, है ना। तो ये जो कानून जो अभी नहीं है, खाली कानून में हमारा जिक्र है कि आप इसके साथ काम करो। ये जिक्र एमएसडब्ल्यू जो कानून की बात अभी मैडम कर रही थी उसमें भी है, स्वच्छ भारत मिशन में भी है, अभी हाल में जो चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण उसमें भी है कि आप जो कूड़े बिनने वाले हैं उनको आप जोड़िए अपने काम के साथ। भाई कैसे जोड़े? सीमेंट ईंटे से जोड़े? कैसे जोड़े उनको? ये जो पहलू है इसको जब तक नहीं सुलझाएंगे, आप ऐसे 100 मीटिंग्स कर लो, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो वो लिख के सरकार को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे जोड़ सकते हो, ये आपके पास 1 2 3 4 5 विकल्प है, आप इनमें से चुनो कैसे आप जोड़ोगे। वो काम करना जरूरी है और उसके लिए आंकड़ा चाहिए, कितने लोग हैं, कहां पे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कौन से एरियाज में काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इस मोहल्ले में मान लीजिए 500 लोग रह रहे हैं, पता नहीं ऐसे कितने मोहल्ले दिल्ली शहर के आज इर्द गिर्द में है, उनको भी तो चाहिए ना। तो कानून अगर बनेगा तो उसका फायदा सबको मिलेगा, यही कानून होने का फायदा यही है। तो अपना बात मैं लंबा नहीं करूंगा, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि यहाँ आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो भी आप लोगों में से आपने बात करा सीखने को मिला। और जैसे कि शशि जी बोल रहे थे कि हमारा काम इस पर अभी शुरू हो गया है, चल भी रहा है, और मैं अपने टीम के साथ यहाँ आऊंगा फिर से आपसे बातचीत करने के लिए। आपका काम खराब नहीं करूंगा, जब आप काम कर रहे होंगे उसी टाइम पे आऊंगा, क्योंकि अगर आपसे सीखूंगा नहीं तो ये सरकार को बता भी नहीं पाऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आए, पता नहीं आप खाना खाए हो कि नहीं दोपहर का, आप लोग वापस जाके घर जाके आराम करिए, खाना खाइए, अपना काम करिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अक्सर हम लोग जब जन सुनवाई करते हैं तो मैं बैठता नहीं हूँ। उसकी वजह है कि मैं वो दर्द जो बोलते हैं, जो बयान करते हैं, वो मेरे से बिल्कुल सहा नहीं जाता। मतलब इतनी हकीकत में फिर लगता है कि दुनिया किस तरह में है, और यहाँ आके जो टीला मोड़ में जो देखने को मिल रहा है वो तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, पर फिर भी इस तबके की तरफ कोई किसी की सरकार की भी नज़र नहीं है, और ना ही कुछ ऐसी जो भी इतने दावे करते हैं सोशल चीज़ें चलाने के लिए कि सरकार की बहुत कुछ चल रहा है, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल से लेकर शौचालय से लेकर मिनिमम सुविधा भी नहीं है, जो डिस्पेंसरी भी होती है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी दुखदाई है। बहरहाल मैं जूरी के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो आए, समय हमारे साथ आके समय दिया, पर एक कुछ टेक्निकल कमियां बहुत रही हैं
और इसके लिए करीब पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि जो अपना दर्द बयां करने वाले थे, जिसे कि हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनियल, वो बिल्कुल नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि वो पहले तैयार हुए, फिर वो लोग आके डर गए या शर्मा गए, उनसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। काफी सारे लोग, हम लोग सिविल वर्कर्स पे भी काम करते हैं। दसम जो है संस्था, वो सिविल वर्कर्स की डेथ पे भी बहुत 2-3 सालों से काम कर रहा है, और हम लोग काफी सारे सरकार को रिकमेंडेशन दिए हैं, उसमें कंपनसेशन के लिए भी उन लोगों को हमने बोला है। पर उसके साथ साथ भी यहाँ पर काफी सारी चीजें चल रही है। बहरहाल इस जन सुनवाई के लिए काफी सारे साथियों का, संतोष भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने यहाँ पर हमें मुहैया करवाया, और उसके बाद बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ प्रबंध किया, और सभी साथी इसमें लगे रहे। जो हमारे साथ पूरी जो टीम जुड़ी है, दसम के पूरे साथी जो है, चाहे वो बिल्कुल यंगस्टर जो एक पूरा टीम बनी है दसम की भी, उसमें सदत भी है, और अशोक भाई है, ऐना है, रेहान है, और जो हमारी नई जो पूरा एक इंटेंस की भी जो टीम है, जो अभी हाल ही में 1 हफ्ते में ज्वाइन किया। मैं अरूज का बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ, फरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आदर्श का और परिचय का, जिन्होंने दिन रात अपनी स्किल से जो भी जितना भी सीख पाए, वो अभी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल वो उन्होंने काफ़ी प्रयास करके इसको सफल बनाने की कोशिश की है। सिर्फ सफल बनाने के लिए नहीं, हमें दिखाने के लिए नहीं, कि यहाँ का जो मुद्दा है उसको उठाने के लिए, आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए ये साथ देंगे। जो यहाँ से भी मुद्दे आए हैं, चाहे नेताजी की तरफ से या जूरी के तमाम मेंबर की वजह से, हम कोशिश करेंगे कि आपके सहयोग की वजह से इसको रिकमेंडेशन को सरकार तक पहुँचाए, यूपी सरकार को लेकर, जिसमें कि नागर साहब भी इसमें मदद करेंगे, यतिन भाई और जी सभी इसमें मुझे लगता है कि मदद करेंगे। और यहाँ पर उसके अलावा भी जो यहाँ पर पूरा दिन है, हालांकि सभी जो काम से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए, उनका 2 घंटे से ज़्यादा बैठना बहुत मुश्किल है। फिलहाल 3 घंटा वो बैठ के इसके लिए, इनके लिए सबके, तो आपको आंदोलन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप नारा लगा पाएंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।